Question number 1. What is the full form of DICOM? Option A. Digital Imaging and Communication in Medicine. Option B. Direct Imaging and Colors in Medicine. Option C. Dependent Interconnectivity in Medicine. Option D. Digital Information and Connectivity in Medicine. यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि डाइकॉम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन। डाइकॉम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि मेडिकल इमेजेस को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, प्रोसेस और डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि हर तरह की मेडिकल इमेजेस को प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेंगे कि डाइकॉम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट जो फिजिशियंस यानी कि डॉक्टर्स को होता है वो होता है फास्टर डायग्नोसिस, क्योंकि इसमें वो बेटर इमेज को एक्सेस कर पाते हैं और रिपोर्ट्स बना पाते हैं। जो पेशेंट के लिए फ़ायदा है वो है फास्ट और इफेक्टिव केयर जो कि उनको मिलती है। और तीसरा जो बेनिफिट है पेयर्स के लिए वो है लो कॉस्ट, क्योंकि डाइकॉम का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी इफेक्टिव और फास्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर? ऑप्शन ए यूएसजी, ऑप्शन बी एक्सरे, ऑप्शन सी एमआरआई, ऑप्शन डी सीटी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो कौन सी होगी इसमें से। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सीटी। टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर के लिए हम सीटी प्रीफर करते हैं क्योंकि इसमें फ्रैक्चर हमें अच्छे से दिख पाता है। ये एक सीटी स्कैन की इमेज है जिसमें टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज नॉट यूज्ड नाउअडेज इन मेडिकल प्रैक्टिस? ऑप्शन ए रेडियम 226, ऑप्शन बी कोबाल्ट 60, ऑप्शन सी सीजियम 137, ऑप्शन डी इरिडियम 192। यह क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से कौन सा रेडियोएक्टिव एलिमेंट आजकल मेडिकल प्रैक्टिस में यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रेडियम 226। रेडियम 226 एक हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और इसके यूज की वजह से एडवर्स हेल्थ इफेक्ट जैसे कि एनीमिया और बोन कैंसर होते हुए देखे गए हैं। तो इस वजह से इसका जो यूज़ है वो आजकल मेडिकल प्रैक्टिस में बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन विच ए फोटोन? ऑप्शन ए इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, ऑप्शन बी इंटरैक्ट्स विद द इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल के शेल, ऑप्शन बी इंटरैक्ट्स विद द न्यूक्लियस, ऑप्शन डी डज नॉट इंटरैक्ट विद द एटम। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन किस तरह इंटरैक्ट करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इंटरैक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल और के शेल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिनन या प्रोसेस है जिसमें अगर किसी मेटल सरफेस पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या कोई लाइट हिट करती है तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। यहाँ आप देख सकते हो कैसे लाइट रेज मेटल सरफेस को हिट कर रही है और इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट व्यू फॉर विजुअलाइजिंग C1 एंड C2 वर्टिब्रा? ऑप्शन ए एपी, ऑप्शन बी लैटरल, ऑप्शन सी ओडोंटॉइड, ऑप्शन डी ऑब्लिक। यह क्वेश्चन है पूछा गया इसमें से कौन सा व्यू बेस्ट होगा टू विजुअलाइज C1 एंड C2 वर्टिब्रा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ओडोंटॉइड। यहाँ पर जो इमेज दी गई है वो ओडोंटॉइड व्यू की है जिसमें हम एक्सरे करते हैं तो हमें C1 और C2 वर्टिब्रा दिखाई देते हैं। इसमें इसमें आप देख सकते हैं इसमें ओपन माउथ के साथ एक्सरे लिया जाता है। इस एक्सरे को हम ओडोंटॉइड व्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एक्सरे में हमें C2 स्पाइन का ओडोंटॉइड प्रोसेस दिखता है, जैसे कि यहाँ पर एरो शो कर रहा है। इसको ओडोंटॉइड प्रोसेस बोला जाता है, इसलिए इसका ऐसा नाम है। क्वेश्चन नंबर 6. पैक्स इन मेडिकल इमेजिंग स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए पोर्टल आर्काइविंग एंड कॉमन सिस्टम, ऑप्शन बी प्लानिंग आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन स्कीम, ऑप्शन सी पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑप्शन डी फोटो आर्काइविंग एंड कंप्यूटराइज सिस्टम। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैक्स का मतलब क्या होता है मेडिकल इमेजिंग में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। पैक्स का मेडिकल इमेजिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके हम एक हॉस्पिटल में कहीं भी इमेजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं।
Question number 7. What is the gold standard for diagnosis of acoustic neuroma? Option A, CT with contrast. Option B, MRI with contrast. Option C, CT without contrast. Option D, एंजियोग्राफी। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि एकाउस्टिक न्यूरोमा को डायग्नोस करने के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें से बेस्ट होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, MRI विद कंट्रास्ट। एकाउस्टिक न्यूरोमा एक तरह की डिसीज है जिसमें हमारे 8 नंबर की जो क्रेनियल नर्व है उसमें नॉन कैंसरस ग्रोथ हो जाती है। ये नर्व हमारे इनर ईयर से ब्रेन तक जाती है और रिस्पॉन्सिबल होती है हियरिंग और बैलेंस के लिए, यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी के लिए। अब क्योंकि एकाउस्टिक न्यूरोमा एक नर्व की डिसीज है इसलिए इसको सीटी स्कैन में डायग्नोस नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके लिए हमें MRI करना होगा विद कंट्रास्ट। क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंसिटिव टू रेडियोथेरेपी? ऑप्शन ए, इविंग सार्कोमा. ऑप्शन बी, ऑस्टियोसार्कोमा. ऑप्शन सी, न्यूरोब्लास्टोमा. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन पूछा गया इसमें से कौन सा ऑप्शन रेडियोथेरेपी के लिए सेंसिटिव नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्टियोसार्कोमा। ओस्टियोसार्कोमा एक तरह का बोन कैंसर है जो कि बोन्स में होता है और ये लेस सेंसिटिव होता है टू रेडिएशन यानी रेडियोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 9. IMRT is most suitable for which of the following malignancy? ऑप्शन ए, लंग. ऑप्शन बी, प्रोस्टेट. ऑप्शन सी, ल्यूकेमिया. ऑप्शन डी, स्टमक। यह क्वेश्चन में पूछा गया है किस टाइप की मैलिग्नेंसी के लिए IMRT मोस्ट सुटेबल होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के कैंसर यानी मैलिग्नेंसी के लिए IMRT मोस्ट सुटेबल होता है। IMRT का यहाँ पर मतलब है इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी। ये एक रेडिएशन थेरेपी की एडवांसमेंट है जो कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस? ऑप्शन ए, ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री. ऑप्शन बी, सिंगल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री. ऑप्शन सी, अल्ट्रासाउंड. ऑप्शन डी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस के डायग्नोसिस के लिए कौन सा इसमें से ऑप्शन बेस्ट होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री को शॉर्ट में DXA और DEXA स्कैन भी बोला जाता है। ये हमारी बॉडी का फैट टिश्यू, मसल मास और बोन डेंसिटी के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 11. HSG इज एन एग्जामिनेशन फॉर ऑप्शन ए, इसोफेगस. ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑप्शन सी, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब. ऑप्शन डी, ब्रेस्ट। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि HSG एग्जामिनेशन किस चीज़ के लिए होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पर HSG का फुल फॉर्म है हिस्टेरोसैल्पिंजियोग्राफी। ये एक एक्सरे एग्जामिनेशन होता है यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब का। इस एग्जामिनेशन में जनरली ये देखा जाता है कि फैलोपियन ट्यूब में कहीं ब्लॉकेज या फिर कोई एनाटॉमिकल डिसफंक्शन तो नहीं है। इसके साथ साथ ही हमें यूट्रस के इकोटेक्सचर के बारे में भी बताता है। क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे? ऑप्शन ए, 8 नवंबर. ऑप्शन बी, 8 दिसंबर. ऑप्शन सी, 8 अक्टूबर. ऑप्शन डी, 8 जनवरी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे किस डे को मनाया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8 नवंबर। 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है। 8 नवंबर को पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है। इस डे को रेडियोग्राफर्स डे भी बोला जाता है क्योंकि इस दिन WC रोंजन ने एक्सरेज का डिस्कवरी किया था। तो इसलिए इस दिन को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे या फिर रेडियोग्राफर्स डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13. फिल्म टू फोकस डिस्टेंस FFD फॉर रूटीन रेडियोग्राफी इज ऑप्शन ए, 500 सेंटीमीटर. ऑप्शन बी, 50 सेंटीमीटर. ऑप्शन सी, 200 सेंटीमीटर. ऑप्शन डी, 100 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि रूटीन रेडियोग्राफी में FFD यानी कि फिल्म टू फोकस डिस्टेंस कितना होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 100 सेंटीमीटर। रूटीन रेडियोग्राफी में जो FFD होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है और जो FFD होता है वो डिस्टेंस होता है
सोर्स ऑफ एक्सरे बीम यानी कि फोकल स्पॉट और फिल्म सरफेस के बीच का डिस्टेंस। फोकल स्पॉट वो स्पॉट होता है जहाँ पर एक्चुअल एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच कलर ऑफ लाइट इज यूज्ड एज सेफ लाइट इन डार्क रूम्स? ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ब्लू, ऑप्शन डी वाइट। यह क्वेश्चन में पूछा गया है डार्क रूम में कौन सी कलर की लाइट यूज़ की जाती है एज ए सेफ लाइट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रेड। डार्क रूम में रेड लाइट का यूज़ किया जाता है एज ए सेफ लाइट। इसमें रेड कलर का बल्ब लगाया जाता है डार्क रूम में, क्योंकि ये जो रेड लाइट होती है फिल्म सेंसिटिव नहीं होती है और इसकी वजह से हमारी जो फिल्म्स हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। अगर हम कोई और लाइट यूज़ करते हैं डार्क रूम में तो उससे फिल्म के एक्सपोज होने का रिस्क होता है, जिससे कि हमारी जो फिल्म्स हैं वो ख़राब हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द एचयू वैल्यू ऑफ वाटर इन सिटी? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी +1000, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी -1000। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाटर की एचयू वैल्यू कितनी होती है सिटी में। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 0। वाटर की जो एचयू वैल्यू होती है वो 0 होती है सिटी में। यहाँ पर एचयू का मतलब है हाउसफुल यूनिट्स, जिसकी वैल्यू वाटर के लिए 0 होती है और बोन के लिए +1000 और एयर के लिए -1000 होती है, जबकि मसल्स के लिए +60 टू +70 तक होती है। फैट के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो -30 से -70 तक होती है। क्वेश्चन नंबर 16, टू इवेल्युएट द ईसोफेगस विच ऑफ द फॉलोइंग बेरियम स्टडी इज डन? ऑप्शन ए बेरियम मील फॉलो थ्रू, ऑप्शन बी बेरियम मील, ऑप्शन सी बेरियम एनेमा, ऑप्शन डी बेरियम स्वैलो। यह क्वेश्चन में पूछा गया है ईसोफेगस को इवेल्युएट करने के लिए इसमें से कौन सी बेरियम स्टडी की जाती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बेरियम स्वैलो। ईसोफेगस को इवेल्युएट करने के लिए हम बेरियम स्वैलो करते हैं। बेरियम स्वैलो स्टडी में पेशेंट को बेरियम पिलाया जाता है और उसके बाद एक्सरे लिया जाता है। इस स्टडी में ये चेक किया जाता है कि पेशेंट को कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है ईसोफेगस में, जिसकी वजह से पेशेंट को खाने में दिक्कत हो रही है या निकलने में दिक्कत हो रही है। तो बेरियम स्वैलो में ईसोफेगस की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डायग्नोज किया जाता है बेरियम पिला के। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मच इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज? ऑप्शन ए 10 डेज, ऑप्शन बी 80 डेज, ऑप्शन सी 120 डेज, ऑप्शन डी 120 आवर्स। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरबीसी की लाइफ कितनी होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 120 डेज। आरबीसी की लाइफ 120 डेज होती है। यहाँ पर आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल। ये हमारे ब्लड का सेलुलर कंपोनेंट होता है जिसका काम होता है ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू तक पहुंचाना, और इसकी जो लाइफ होती है 120 डेज होती है। क्वेश्चन नंबर 18, द इमेज इंटेंसिफायर इनपुट फॉस्फर इज मेड अप ऑफ ऑप्शन ए सोडियम आयोडाइड, ऑप्शन बी जिंक एडियम सल्फाइड, ऑप्शन सी सीजियम आयोडाइड, ऑप्शन डी लेड आयोडाइड। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इमेज इंटेंसिफायर का जो इनपुट फॉस्फर होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सीजियम आयोडाइड। इमेज इंटेंसिफायर का जो इनपुट फॉस्फर होता है वो सीजियम आयोडाइड का बना होता है। इमेज इंटेंसिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब होता है जिसका फंक्शन होता है लो एनर्जी एक्स रेडिएशन को विजिबल लाइट इमेज में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी टारगेट फॉर रेडिएशन इंड्यूस्ड सेल डेथ? ऑप्शन ए गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी डीएनए। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेडिएशन इंड्यूस्ड सेल डेथ का जो प्राइमरी टारगेट होता है वो कौन सा होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी डीएनए। डीएनए रेडिएशन इंड्यूस्ड सेल डेथ का प्राइमरी टारगेट होता है। डीएनए के यहाँ पर मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये हमारी बॉडी के सेल्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये एक ऑर्गेनिक केमिकल होता है जिसमें कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और इंस्ट्रक्शंस होती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज ए मोड ऑफ अल्ट्रासाउंड? ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड मोड, ऑप्शन बी एम्पलीफायर मोड, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक मोड, ऑप्शन डी एरोप्लेन मोड। यह क्वेश्चन में पूछा गया है अल्ट्रासाउंड में जो ए मोड होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए
एम्पलीट्यूड मोड। अल्ट्रासाउंड का जो ए मोड होता है उसको एम्पलीट्यूड मोड भी बोला जाता है। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड होता है और इसका जो यूज़ होता है वो ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडीज़ के लिए होता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और इसी तरह की वीडियोज़ आगे पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।